Hello everyone. So in this video we are going to talk about epidemiology of communicable diseases. Communicable diseases में अगर हम बात करें तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, इंटेस्टाइनल, आर्थ्रोपोड बॉर्न, जूनोसिस, सरफेस इन्फेक्शन, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, ये सारी की सारी चीज़ें आएंगी। इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस की बात कर रहे हैं। रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम इसमें स्मॉल पॉक्स को डिस्कशन करेंगे। ठीक है, स्मॉल पॉक्स ऑल्सो नोन एज वेरियोला। स्मॉल पॉक्स को वेरियोला भी बोलते हैं। अगर आप नीचे ये पोस्टर देख पा रहे हैं तो इस पोस्टर में आपको दिखेगा फीवर, रैश, ठीक है, और स्मॉल पॉक्स के बारे में ये चेचीज जिसको चेचक बोलते हैं हिंदी में इसको, ठीक है, हेल्थ सेंटर को इन्फॉर्म करना है। ये सारी की सारी मतलब पोस्टर्स थे। पहले के समय में लोगों को इतना एजुकेशन मतलब शेयर करने में डिफ़िकल्टी होती थी, समझाने में डिफ़िकल्टी होती थी, तो ऐसे पोस्टर बनाए जाते थे जिनसे सिम्टम्स लोगों को समझ में आ जाए और लोगों को अगर पता चले कि उनके पास ऐसा कुछ सिम्टोमेटोलॉजी आ रही है उनके बॉडी में या फिर किसी आसपास, तो वो एटलीस्ट हेल्थ सेंटर्स को इन्फॉर्म कर सके ताकि हम उस पर कंट्रोल कर सकें। स्मॉल पॉक्स की इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं, होता किससे? वेरियोला वायरस। किससे होता है? वेरियोला वायरस से होता है ये। और क्लिनिकली अगर हम बात करें तो सडन ऑनसेट आता है, एकदम अचानक से फीवर आता है और फीवर के तीसरे दिन ही एक रैश आता है। जो सेंट्रीफ्यूगल होता है। सेंट्रीफ्यूगल मतलब बाहर की तरफ, सेंट्रीफ्यूज मतलब बाहर की तरफ। सबसे पहले जो रैश होता है वो बाहर की तरफ आता है, सेंट्रीफ्यूगल इन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, अब जो रैश होता है इसकी बड़ी एक पर्टिकुलर मतलब प्रॉपर्टी सी होती है अच्छी, क्या कि ये एक सक्सेसिव स्टेज ऑफ मतलब क्या कहते हैं, प्रोग्रेस होता है। एक सक्सेसिव स्टेज में प्रोग्रेस होता है। पहले मैक्यूल होगा, फिर पैप्यूल होगा, फिर वेसाइकल होगा, फिर पस बनेगा, फिर स्कैब बनेगा और स्कैब बनने के बाद फिर स्कारिंग होती है। अब ये एक अच्छी चीज़ है क्योंकि स्टेप वाइज धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो हम उससे प्रोग्रेशन ऑफ डिसीज़ को हम समझ सकते हैं कि कितने दिन हो गए बीमार हुए या फिर इन्फेक्शन हुए, इसको कितने दिन हो गए। अगर हम इसको किसी एक प्रॉपर टर्मिनोलॉजी में बात करें तो टर्मिनोलॉजी में अगर हम इसको बोलें तो हम इसे बोलेंगे कि जो है प्लियोमॉर्फिज्म शो नहीं करता है। व्हाट इज प्लियोमॉर्फिज्म देन? प्लियोमॉर्फिज्म होता क्या है? ये एक टर्म है जो कि हम रैशेस के लिए यूज़ करते हैं। अगर कोई रैश प्लियोमॉर्फिज्म शो कर रहा है उसका मतलब क्या है कि जितने स्टेज मैंने बताए, मैक्यूल, पैप्यूल, वेसाइकल, पस्ट्यूल, स्कैब, ये सारे के सारे एक आदमी के बॉडी में सारे के सारे स्टेजेस प्रेजेंट होगी। मतलब अगर तुम जिसके चेहरे पे देखोगे तो तुम्हें पस्ट्यूल मिल जाएगा, गले पे देखोगे तो मैक्यूल मिल जाएगा, और कहीं और देखोगे तो हाथ पे देखोगे तो ऑलरेडी स्कारिंग चल रही होगी। तो इसका मतलब क्या है कि एक रैश की सारी स्टेजेस अगर एक ही टाइम पे, किसी भी एक टाइम पे सारी स्टेजेस अगर मिल रही हैं, इसको हम क्या कहते हैं? प्लियोमॉर्फिज्म मतलब वो रैश जो है प्लियोमॉर्फिज्म शो कर रहा है। अब क्या हो रहा है इसमें, इस केस में क्या हो रहा है, इसमें रैश प्लियोमॉर्फिज्म शो नहीं करता है। सेम स्टेजेस ऑफ रैट थ्रू आउट द बॉडी, मतलब इसमें जो है क्या होता है, अगर बॉडी में जो है एक मैक्यूल चल रहा है तो केवल मैक्यूल ही रहेगा, पेप्यूल चल रहा है तो पूरी बॉडी में पेप्यूल मिलेगा, पस्ट्यूल चल रहा है तो पूरी बॉडी में पस ही मिलेगा, और सारे के सारे रैश एक साथ ही आते हैं और एक साथ ही चले जाते हैं। ठीक है, स्कारिंग हो रही है तो पूरे रैश में, पूरे बॉडी में स्कारिंग ही चलेगी। अब यहाँ पे एक राइट साइड में आपको पोस्टर दिख रहा होगा कटआउट न्यूज़पेपर का। तो न्यूज़पेपर में ये देखो, नो स्मॉल पॉक्स इन इंडिया। इंडिया में WHO ने बोला कि नो स्मॉल पॉक्स इन इंडिया। ये अप्रैल 23 का पेपर है। ईयर है इसका 1974। ये देखो 1974। तो 23 अप्रैल 1974 को इंडिया जो है चिकन पॉक्स फ्री हो गया, मतलब इरेडिकेट हो गया। सेंट्रीफ्यूगल मैंने बताया, सेंट्रीफ्यूगल मतलब बाहर की तरफ। ऐसा रैश जो पहले बाहर की तरफ बॉडी एक्सट्रीमिटीज़ में आए, उसके बाद सेंट्रल एक्सिस में आया। सेंट्रल एक्सिस मतलब ये हो गई, ये वाले एक्सिस इस पे बाद में आया। तो पहले बाहर फिर अंदर, इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल रैश। अगर हम बात करें स्मॉल पॉक्स के समय की, तो स्मॉल पॉक्स अपने समय का सबसे खतरनाक किलर था। मतलब हो गया तो मर गया क्योंकि ट्रीटमेंट नहीं था। और 1796 में स्मॉल पॉक्स वैक्सीन डिस्कवर हो गई थी, एडवर्ड जेनर ने कर दी थी, बट इतना वैक्सीनेशन उस समय लोग एक्सेप्ट भी नहीं करते थे, पॉपुलर भी नहीं था, तो इसलिए लोग मरते थे, बहुत मरते थे। ग्रेटेस्ट किलर था अपने टाइम का। ठीक है, 1967 की बात करें तो WHO ने इंटेंसिफाइड वर्ल्ड वाइड कैंपेन स्टार्ट किया इरेडिकेट करने के लिए स्मॉल पॉक्स को। WHO ने इनिशिएटिव लिया, वही लेता है, किसी और को फर्क नहीं पड़ता। बेस्ड ऑन टेक्निक्स ऑफ सर्विलेंस और कंटेनमेंट मतलब WHO ने क्या बोला, जो भी हमें मिलेगा हम पहली बात तो खोजेंगे कैसे? सर्विलेंस से। अब जो हमें मिल गया उसको कंटेनमेंट करेंगे, मतलब उसको एक जगह पे रोकेंगे, उसको फैलने से रोकेंगे। 5 जुलाई 1975 इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड स्मॉल पॉक्स फ्री, और मई 1988 में ग्लोबली स्मॉल पॉक्स इरेडिकेट हो गया। तो 1980s में स्मॉल पॉक्स कम्प्लीटली इरेडिकेट हो गया है अब, इसलिए इस पर क्वेश्चंस नहीं बनते हैं क्योंकि है ही नहीं।
और 1975 में इंडिया से चला गया था, और 1980s में कहाँ से चला गया था, वर्ल्ड से ही चला गया था। अब तो मैं पीछे मैंने बताया था देखो 1974, तो 1974 में भी इंडिया में चला गया था, बट हाँ एक आधा केस रह गया होगा, तो लास्ट में 5 जुलाई 1975 में इंडिया को जो है स्मॉल पॉक्स फ्री डिक्लेयर कर दिया गया था। तो ये हमारा क्वेश्चन है 5 जुलाई 1975, ठीक है। उसके बाद बात करें ग्लोबल एराडिकेशन 1980s में हो गया था। ऑल कंट्री हैव डिसकंटिन्यूड रूटीन वैक्सीनेशन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। अब स्मॉल पॉक्स जब एराडिकेट हो गई ग्लोबली तो सारे के सारे लोगों ने वैक्सीनेशन डिसकंटिन्यू कर दिया। WHO मेंटेन करता है अभी भी स्टॉक्स फॉर स्मॉल पॉक्स वैक्सीन इन केस किसी का मूड खराब हुआ, बायोटेररिज्म, वॉर कर ली किसी ने, तो इन सब चीज़ों के लिए रखना पड़ता है, ठीक है। इतनी वैक्सीन रखी है कि वो 200 मिलियन पीपल्स को इमरजेंसी के केस में प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अच्छी चीज़ है। अब बात करते हैं केस डेफिनेशन की। केस डेफिनेशन क्या होता है? केस डेफिनेशन मतलब ऐसा डेफिनेशन जो किसी भी डिसीज़ को डिफाइन करे। अब केस डेफिनेशन हमें चाहिए क्यों? हमें इसलिए चाहिए, मान लो कोई रैंडमली कोई केस निकल के आ गया, एक केस स्मॉल पॉक्स का, तो हम उसको पहचानेंगे कैसे? और अगर हम कंफर्म कर रहे हैं कि स्मॉल पॉक्स है तो हमें उसको नोटिफाई करना है, क्योंकि स्मॉल पॉक्स इज नोटिफाइबल डिसीज़, बहुत खतरनाक थी, रेडिकेट हो चुकी है। अगर एक भी मिल गया तो मतलब हमारा रिकॉर्ड टूट जाएगा, ठीक है। तो अब हम कब बोलेंगे कि किसी पर्सन को स्मॉल पॉक्स सस्पेक्ट है या फिर कन्फर्म है, ठीक है। मान लो कोई पेशेंट आया अपने पास, ठीक है, मान लो कोई एक पेशेंट आया, ये बंदा आया अपने पास। अब इसको क्या क्या सिम्टम्स हो रहे हैं? पहली बात, इसको सडन ऑनसेट फीवर होना चाहिए, ठीक है। देखो यहाँ पे सिम्टम्स देखते रहो, क्या क्या होना चाहिए? सडन ऑनसेट, एक्यूट ऑनसेट ऑफ फीवर। मान लो इसको फीवर हो रहा है, ठीक है, हेडेक हो रहा है, बैक एक हो रहा है, और 2-4 दिन रैश आने के 2-4 दिन पहले से इसको बुखार है। प्लस क्या? मैक्यूलोपैपुलर रैश, मतलब मैक्यूल बना, फिर ये पेप्यूल बना, फिर ये बना, पस्ट्यूल बना, ये सब मतलब सक्सेसिव स्टेज में उसके रैश जो है चेंज हो रहे हैं, तो ये भी एक इंडिकेशन है। सेंट्रीफ्यूगल रैश हो रहा है, पहले पेरिफेरी में आया फिर सेंटर पे आया, ये भी एक इंडिकेशन है। इसके अलावा क्या होना चाहिए? इसके अलावा क्या है कि लीजन दैट अपीयर एट सेम स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। सारे के सारे जो लीजन हैं वो एक ही स्टेज के हैं, मतलब क्या है, प्लियोमॉर्फिज्म शो नहीं कर रहा है, और इसका और कोई अल्टरनेट डायग्नोसिस नहीं है, इसके अलावा कोई हम डायग्नोसिस बना नहीं पा रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ अगर हमको इस बंदे में पाई गई तो हमें लगेगा कि भाई कोई और डायग्नोसिस बन नहीं रही है, सारे के सारे सिम्टम्स इसका चिकन पॉक्स स्मॉल पॉक्स से मैच हो रहे हैं, तो इसको हमको नोटिफाई करना पड़ेगा। इसे वो बोलते हैं नोटिफिकेशन और केस डेफिनेशन। स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन सर्वेलेंस, कुछ भी चीज़ है अब इरेडिकेट हो गई, इरेडिकेट का मतलब हम देखभाल, मतलब उसको खोजना बंद थोड़ी करेंगे। इरेडिकेट हो गई है, मान लो अगर एक आध केस कहीं पे हो तो हमें मिलेगा ही नहीं, इसलिए हमें उसके लिए सर्वेलेंस करनी पड़ती है, ताकि हमें हमेशा कंफर्म रहें कि हम हाँ कि इरेडिकेटेड ही है, कोई नया केस नहीं आया। तो स्मॉल पॉक्स इरेडिकेशन सर्वेलेंस होता है, ठीक है, जो हमें करते रहना पड़ता है हर समय पे। फाइनल चैप्टर ऑफ स्मॉल पॉक्स स्टोरी रिमेन्स टू बी रिटन एज स्मॉल पॉक्स वायरस हैज़ बीन नॉट कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। हमने बताया ना WHO ने वैक्सीन्स बचा रखी हैं 200 मिलियन लोगों को बचाने के लिए, बट अगर हम बात करें स्मॉल पॉक्स की, तो स्मॉल पॉक्स के जो वायरस हैं, ठीक है, वेरियोला वायरस, ये भी लोगों ने बचा के रखे हैं अपने पास बायो वॉर के टाइम पे यूज़ करने के लिए। तो 2 लोगों के पास है, रशिया फेडरेशन और यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। सो या छोटा सा टॉपिक था स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स में केवल मेरे हिसाब से 2 चीज़ें याद करनी है। पहली बात तो प्लियोमॉर्फिज्म शो नहीं करता, प्लियोमॉर्फिज्म डू नॉट शो, नहीं शो करता है स्मॉल पॉक्स का रैश। और 5 जुलाई 1975 को इरेडिकेट हुआ था। और क्या याद कर सकते हैं इसमें? सेंट्रीफ्यूगल पैटर्न होता है रैश का, और क्या याद कर सकते हैं इसमें? देखता हूँ, एक मिनट, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और थी, क्या थी? प्लियोमॉर्फिज्म सही है, यही है, वेरियोला है, 3rd डे फीवर है, प्लियोमॉर्फिज्म शो करता है, ठीक है। 1975 5 जुलाई ये इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल इरेडिकेशन भी इम्पॉर्टेंट है 1980s में, ठीक है। बस यही है इम्पॉर्टेंट, और कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है। चलो, इंडिया से चला गया था 5 जुलाई 1975 में, और वर्ल्ड से चला गया था 1980s में, वर्ल्ड से चला गया था, ठीक है। सो छोटी सी वीडियो थी,
अब अगले वीडियो में हम मंकी पॉक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। मंकी पॉक्स एक वैरायटी है स्मॉल पॉक्स की। स्मॉल पॉक्स के जाने के बाद कोई ना कोई किसी ना किसी को तो ओवरटेक करना था, तो मंकी पॉक्स आया था थोड़े समय के लिए। मंकी पॉक्स कहीं ना कहीं स्मॉल पॉक्स और चिकन पॉक्स के बीच का कुछ मामला है, इसलिए वो चैप्टर में भी थोड़ा सा दिया हुआ है, उसका ऐसा स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है। तो छोटी सी वीडियो, अगली वीडियो में मंकी पॉक्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई भी आपको करेक्शन लगे, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज मंकी पॉक्स। उसके बाद अगर हम बात करें इन्फेक्शियस डिसीजेस, हाँ ये एक लाइन है जो कि पार्ट में लिखी हुई है, इन्फेक्शियस डिसीजेस विल लास्ट एज लॉन्ग एज ह्यूमैनिटी। तो जब तक हम लोग जिंदा हैं तब तक इन्फेक्शंस होते रहेंगे और डिसीजेस होती रहेंगी।